कभी सोचा है कि जब कोई गैर कानूनी तरीके से दौलत कमाता है तो उस पैसे का आखिर होता क्या है? आज हम एक ऐसे ही नए कानूनी ढांचे को समझने वाले हैं जो सरकार को ऐसी संपत्ति जब्त करने की ताकत देता है। चलिए देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। ये सवाल तो मन में आता ही है कि जब कोई गलत काम करके अमीर बनता है तो क्या वो हमेशा बच निकलता है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और देखेंगे कि हमारा कानून इस बारे में आखिर कहता क्या है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कानून काम कैसे करता है। हम बात कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 120 की। यही वो धारा है जो सरकार को ऐसी संपत्ति को अपने कब्जे में लेने का अधिकार देती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, अपराध की कमाई। इसका सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसी चीज जैसे घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, कुछ भी जो किसी भी गलत काम से कमाया गया हो, फिर चाहे वो सीधे सीधे कमाया हो या किसी के जरिए घुमा फिरा कर। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, अदालत की कार्रवाई। चलिए देखते हैं कि जब ऐसा कोई मामला कोर्ट में पहुंचता है तो असल में होता क्या है और ये पूरी कहानी आगे कैसे बढ़ती है। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले अदालत उस इंसान को एक नोटिस भेजकर पूछती है, भाई बताओ कि क्यों ना तुम्हारी ये संपत्ति जब्त कर ली जाए। फिर उस इंसान को अपनी बात रखने का, अपना पक्ष समझाने का पूरा मौका दिया जाता है और आखिर में सारे सबूतों और दलीलों को सुनकर अदालत अपना फैसला सुनाती है। और इस पूरी प्रक्रिया में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो है ये लाइन, सुनवाई का उचित अवसर। इसका मतलब है कि कानून हर किसी को अपनी बात कहने का मौका देता है, चाहे उसका कितना भी संगीन इल्जाम क्यों न हो। यही तो हमारे न्याय के सिस्टम की एक बड़ी खूबी है। पर एक मिनट सोचिए, अगर वो व्यक्ति अदालत में आए ही नहीं तो क्या वो नोटिस को अनदेखा करके कानून से बच सकता है? नहीं। चलिए देखते हैं कि कानून ने इसका क्या तोड़ निकाला है। यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। अगर वो व्यक्ति अदालत में हाजिर होता है तो मामला सामान्य तरीके से आगे बढ़ता है, लेकिन अगर वो 30 दिन के अंदर जवाब नहीं देता या पेश ही नहीं होता तो अदालत को यह अधिकार है कि वो एक तरफा फैसला सुना दे। इस कानूनी शब्द एक पक्षीय या एक्स पार्टी का बहुत सीधा सा मतलब है। मान लीजिए अगर एक टीम मैदान में खेलनी ही नहीं आती तो रेफरी दूसरी टीम को सुनकर ही विजेता घोषित कर सकता है। वैसे ही अदालत दूसरे पक्ष की दलीलें सुनकर ही फैसला कर सकती है। तो चलिए अब देखते हैं कि अदालत सारे सबूतों और गवाहों को देखने के बाद अपने आखिरी फैसले तक पहुंचती कैसे है। ये वो पल है जब सब कुछ तय हो जाता है। इस पूरी सुनवाई में अदालत का सिर्फ एक ही काम होता है, ये पता लगाना कि जो संपत्ति सामने है वो वाकई में अपराध से कमाई गई है या नहीं। इसके लिए वो एक जासूस की तरह हर सबूत और हर दलील को बहुत बारीकी से परखती है। अब एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन की कल्पना कीजिए। मान लीजिए अदालत को ये तो पक्का पता है कि कुछ संपत्ति गैर कानूनी है, लेकिन ये साफ साफ बताना मुश्किल है कि कौन सी सही है और कौन सी गलत, जैसे दूध में पानी मिल गया हो। तो ऐसे में अदालत क्या करेगी? और यहीं पर कानून की एक बहुत ही अनोखी ताकत सामने आती है। ऐसी पेचीदा स्थितियों में कानून अदालत को अपने विवेक का इस्तेमाल करने की छूट देता है। मतलब अदालत अपनी समझ और अनुभव के हिसाब से ये तय कर सकती है कि इनमें से कौन कौन सी संपत्ति अपराध की कमाई है। तो जब अदालत ये तय कर लेती है कि संपत्ति अपराध की कमाई है और जब्ती का आदेश दे देती है, तो उसके बाद क्या होता है? इस जब्ती का असल में मतलब क्या है? देखिए, जब्ती के 3 बड़े नतीजे होते हैं। पहला, वो संपत्ति सीधी केंद्र सरकार की हो जाती है। दूसरा, उस पर अगर कोई भी लोन, कर्ज या किसी भी तरह की देनदारी है तो वो सब खत्म हो जाती है। और तीसरा, अगर वो संपत्ति किसी कंपनी के शेयर्स हैं तो सरकार उस कंपनी में नई हिस्सेदार बन जाती है। तो कुल मिलाकर कहें तो जब्ती के बाद सरकार उस संपत्ति की पूरी और साफ सुथरी मालिक बन जाती है और उस पर किसी और का कोई भी हक नहीं रहता। चलिए अब एक कदम पीछे हटकर देखते हैं कि ये कानून हमारे समाज के लिए इतना जरूरी क्यों है। ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये अपराध की कमर तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली हथियार है। तो इस पूरी चर्चा से 4 मोटी-मोटी बातें समझ में आती हैं। पहली, ये कानून गलत तरीके से कमाई संपत्ति को वापस लेने का एक साफ रास्ता देता है। दूसरी, ये इंसाफ के उसूलों पर चलता है और हर किसी को अपनी बात रखने का मौका देता है। तीसरी, ये मुश्किल मामलों में अदालत को सही फैसला लेने में मदद करता है। और चौथी,
आखिर में अपराध की कमाई वापस सरकार के पास आ जाती है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना चाहिए, ये कानून एक तरफ तो अपराध से लड़ता है और दूसरी तरफ लोगों के संपत्ति के अधिकार की रक्षा करता है, तो इन दोनों के बीच एक नाजुक संतुलन आखिर कैसे बनाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा इस तरह के शक्तिशाली कानूनों के साथ जुड़ा रहता है।